अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है आज, उसके न्यूमेरिकल्स। और टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम 6.2 में आपको कहता है कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर। आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है कंप्यूट करना है, यानी कि जी जिसको आप कहते हैं ग्रेविटी। जनरली आपको ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है कहाँ पर? जुपिटर पर। एक प्लैनेट है जुपिटर। आपको कहता है विच हैज़ द डायमीटर 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ। कहता है प्लैनेट जुपिटर जो है उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के मुकाबले में 11 गुना ज़्यादा है। मैंने क्या किया, मैंने डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। जुपिटर के लिए यहाँ पर जे लिख दिया इक्वल 11 टाइम्स ऑफ डी ई, का मतलब 11 टाइम्स ज़्यादा है डायमीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जुपिटर का जो डायमीटर है वो 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। अब हमें पता है डायमीटर खुद इक्वल होता है 2r के। ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का। सो यहाँ पर मैंने इस डी जे की जगह 2r लिख दिया और डी ई की जगह 2re लिख दिया और 11 की जगह 11 ऐसे ही रख दिया। सो आपको पता है ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। सो एक्चुअली ये दोनों 2 कट जाएंगे। सो बेसिकली हमें पता चला कि यहाँ पर क्या बच गया? आर जे इक्वल्स टू 11re बच गया। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम तमाम न्यूमेरिकल्स में रेडियस की वैल्यू यूज़ करते हैं, ना कि डायमीटर की। इसलिए हमने इस जो डेटा था उसमें हमने डायमीटर को कन्वर्ट करके रेडियस की फॉर्म में ले आया, ताकि हमें अपने न्यूमेरिकल्स अपने तरीके से जैसे हम करते हैं उसी तरीके से करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको कहता है एंड अ मास इक्वल्स टू 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। और कहता है जो जुपिटर का मास है वो इक्वल है 318 टाइम्स ऑफ अर्थ के मास के, यानी कि जो एम जे है मास ऑफ जुपिटर है वो अर्थ के मास के 318 टाइम्स ज़्यादा है। आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट जुपिटर, यानी कि जी एट जे फाइंड करना है। जुपिटर पे आपको ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटी का हमने फॉर्मूला हमें पता है, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर होता है। सिर्फ जी का मतलब अंडरस्टूड होता है ग्रेविटी एट अर्थ है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा सा ई नहीं लिखा है। ठीक है ना, सिर्फ जी का मतलब अंडरस्टूड है। हम हमेशा अर्थ के लिए जो ग्रेविटी लिखते हैं उसको जनरली जी लिखते हैं, ई साथ में नहीं लिखते, इसलिए हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया। इस फॉर्मूले को देखते हैं, हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं जुपिटर के लिए। तो देखिए मैंने जी की जगह जी लिखा बट साथ में जे लिख दिया, क्योंकि अब जुपिटर की ग्रेविटी निकाल रहा हूँ। इस तरह कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख दिया। मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ जुपिटर आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ जुपिटर आ गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये जुपिटर पे ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो देखें जी ऐसे लिखा, एम जे की जगह में लिख दिया 318 टाइम्स ऑफ एम ई, फिर आर जे जो था 11 टाइम्स ऑफ आर ई था और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया। अब याद रहे ये स्क्वायर 11 के ऊपर भी है, आर ई के ऊपर भी। 11 का स्क्वायर में निकालूंगा 1 to 1 आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर निकालूंगा आर ई स्क्वायर रहेगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो नंबर था इसको शुरू में लिख देंगे। सो देखिए नंबर शुरू में लिखा, 11 का स्क्वायर 1 to 1 आ गया और आर ई के ऊपर स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब 318 को 1 to 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा 2.63, और बाकी जो टर्म थी इसको ऐसा ही लिख दी। अब मुझे याद आया कि ये जो पूरी टर्म है इसको हमने शुरू में नाम दिया था इक्वेशन 1 का। तो हम बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2.63 इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू थी जी की, ग्रेविटी की अर्थ पर। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये जनरली आपका आंसर आ गया जनरल फॉर्म में। और अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो 9.8 होती है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा जो जुपिटर है वहाँ पर ग्रेविटी 25.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी कि अर्थ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। अर्थ पे मिसाल अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चलना आसान है, बट अगर आप जुपिटर पे आप चले जाएं तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ चलना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है कि रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ अर्थ रेडियस। आपको कहता है जो मून है, अब मून की बात कर रहा है कि मून का जो रेडियस है वो एक्चुअली इक्वल है 27% ऑफ अर्थ रेडियस, यानी आर एम लिख दिया मून का रेडियस इक्वल 27% ऑफ आर ई। ठीक है, अब परसेंट को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो 27 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 0.27 आर ई। अब ये परसेंट हट गया, अब हमें पता चला जो रेडियस है मून का वो 0.27 टाइम्स ऑफ आर ई है। फिर आपको कहता है एंड द मास एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ अर्थ मास, और इसका जो मास है अर्थ के मास से 1.2% ज़्यादा है। अब दोबारा परसेंट में मैंने लिखा एम ई, तो परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी एम एम, यानी कि मास ऑफ मून इक्वल टू 0.012 एम ई। आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है
आपको यहाँ फाइंड करना है एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है मून पर, और इसके साथ साथ आपको कह रहा है हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर, यानी कि एक 424 न्यूटन की बॉडी है, आपको बताना है कि उसका वेट क्या होगा सरफेस ऑफ मून के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमें पता है जी का फॉर्मूला हमने अर्थ के लिए ड्राइव किया हुआ है, डैट इज जी इक्वल टू GME/RE²। इसी तरह मैं इसको मून के लिए बनाऊंगा तो GM इक्वल टू जी, यहाँ पर देखिए मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, और ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी ऑफ मून आ जाएगा। अब वैल्यूज यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट गई। अब याद रहे ये स्क्वायर 0.27 के ऊपर भी है, RE के ऊपर भी है, तो मैं पहले इसका स्क्वायर निकालूंगा और RE के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा और इस नंबर को शुरू में लिख दूंगा। तो देखिए उसको शुरू में लिखा, उस नंबर का स्क्वायर निकाला, ऐसे आ गया। अब इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, और ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से लिख दी। फिर मुझे याद है ये पूरी इक्वेशन इक्वल होती है ग्रेविटी एट अर्थ के, यानी कि हमने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ये पूरी इक्वेशन थी जी के बराबर। सो ये जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गई, और इसकी वैल्यू आप लिखेंगे जब यहाँ पर 9.8, तो ये पता चलेगा ग्रेविटी एट मून कितनी होती है, 1.613 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब मून पे जो ग्रेविटी है वो बहुत कम होती है अर्थ के मुकाबले में, यानी कि मून पे भी अगर आप मूवमेंट करेंगे तो वो बज़ाहिर तो बहुत आसान होगी क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है, नीचे की तरफ आपका बॉडी का वेट बहुत कम होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट बहुत मुश्किल से होगी, लेकिन यह है ग्रेविटी बहुत कम होगी। सो याद रहे ना बहुत ज़्यादा ग्रेविटी में आसानी से चला जा सकता है, ना बहुत कम ग्रेविटी में चला जा सकता। सो अब इसमें दूसरे पार्ट में आपसे एक और चीज़ पूछी गई थी कि एक बॉडी उसका वेट जो है अर्थ पे 424 न्यूटन है, आप बताइए मास उसका जो वेट होगा मून पे कितना होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वेट हमेशा चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, जबकि मास किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंट नहीं है। सो हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपको कोई इस तरह का केस होगा, आप सबसे पहले मास निकालेंगे हमेशा, क्योंकि मास चाहे अर्थ पर हो, चाहे मून पर हो, चाहे जुपिटर पर, मास कभी भी चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या चेंज होता है, सबका वेट, क्योंकि सबकी ग्रेविटी चेंज होती है। ग्रेविटी चेंज होगी तो इसका मतलब वेट लाजमी चेंज होगा। सो हम यहाँ W इक्वल्स टू mg हमें पता है फॉर्मूला होता है वेट का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m का फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि मास निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो g हम मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, उसको फिर मैं सिंपली फॉर्म में लिख दूंगा m इक्वल्स टू W/g। यहाँ वेट जो था वो लिखा, डिवाइड बाय 9.8 लिखा, क्योंकि वेट हम बात कर रहे हैं अभी अर्थ के ऊपर। सो अर्थ की ग्रेविटी से डिवाइड किया तो आपके पास एक मास निकला है 43.2 kg। अब याद रहे ये मास हर जगह सेम रहेगा, किसी भी प्लेनेट पे चले जाए। अब हमें क्या करना था, वेट ऑन मून निकालना है, तो W इक्वल्स टू mg दोबारा लिखूंगा, बट याद रहे जो वेट होगा ये मून का होगा, मास हमेशा सेम रहता है, मास चेंज नहीं होगा। ग्रेविटी जो यहाँ यूज़ करेंगे वो किसकी होगी, मून की होगी, क्योंकि हमें अब वेट जो निकालना है वो मून पे निकालना है। सो देखें W लिखा, m की जगह जो हमारा मास आया था वो लिखा, ग्रेविटी की जगह मैंने 1.61 लिख दिया, क्योंकि चांद की ग्रेविटी ये होती है। इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया तो देखें वेट आ गया 70.08 न्यूटन। तो देखें वेट कितना 424 न्यूटन था अर्थ पे, और ऊपर यानी मून पे जाके कितना हो गया, 70 हो गया। लगभग आप देख लें 300 यानी 300 का कुछ, यानी कि 330 के करीब, तकरीबन अराउंड, इससे भी ज़्यादा 350 के करीब चेंजिंग आई है आपके पास वेट में। प्रॉब्लम है 6.5, उसमें आपको कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ। आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू ही बतानी है। दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन में कहता है अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस जो है यानी जहाँ पर हमेशा हम होते हैं उस पर तो रेडियस होता है RE। आपको कहता है आपको इससे मजीद इतना ही ऊपर चले जाएं तो कितना हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाइए अर्थ के रेडियस जितना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम सबसे पहले डेटा करते हैं बात। अब इसमें देखें समझने की चीज़ क्या है, मान लीजिए ये आपके पास होता है अर्थ का रेडियस, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। आपको पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है कि आपको क्या करना है, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ का रेडियस है, अब ये सरफेस होती है अर्थ की। आपको कह रहा है पहले केस में अगर आप जहाँ अर्थ की जो सरफेस है वहाँ से उतना ही ऊपर चले जाएं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि ये रेडियस ऑफ अर्थ था, इतना ही अगर आप ऊपर चले जाएं तो इस पॉइंट पे जो आपकी ग्रेविटी होगी वो क्या होगी। सो देखिए हमने इसको नाम दे दिया R1 का, इस हिस्से को हमने नाम दे दिया R1। तो इट मीन्स R1 हमारे पास क्या है, RE प्लस RE, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम एक बार ऊपर गए तो ये हमारा रेडियस 1 बन जाएगा, और ये इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ जमा रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका नाम हमने रख दिया 2 टाइम्स RE। तो हमें एक तो G1 फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट पे ग्रेविटी फाइंड करनी है यहाँ से लेकर जब ये अर्थ की कोई भी वैल्यू यहाँ बनेगी, अर्थ का जो मास है उसकी ग्रेविटी है और उसका रेडियस है।
और दूसरे पार्ट में आपको कहता है कि अगर आप ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि ये हमारी सरफेस थी, यहाँ से ट्वाइस का मतलब 2 बार ऊपर चले जाए रेडियस ऑफ अर्थ जितना। तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ जमा रेडियस ऑफ अर्थ जमा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इट मीन्स जो R2 है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक R2, वो कितना है 2 टाइम्स RE, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ RE, और आपको G2 भी फाइंड करना है। यानी कि पहले नंबर पे आपको कह रहा है R1 का मतलब क्या है, अर्थ के रेडियस जितना ऊपर आप एक बार जाएंगे तो आपका जो नंबर है R1 हमने उसको नाम दे दिया, तब ग्रेविटी क्या होगी। दूसरे में कह रहा है 2 बार ऊपर जाएंगे तो उसका नाम हमने R2 रख दिया, उस पर ग्रेविटी जो होगी G2 होगी, वो हमें बतानी है। तो देखिए आपको पता है G का फॉर्मूला होता है GME/RE²। अब जो पहले केस की बात है देखें, उसमें आपको पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अब उसने कहा इतना ही ऊपर चले जाए तो ये मजीद रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। इट मीन्स R1 बराबर है RE जमा RE के। सो मैं इस फॉर्मूले से बना रहा हूँ G1 का फॉर्मूला, तो G1 इक्वल्स टू GME और R1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रेडियस जो बात कर रहे हैं वो R1 है। सो मैं क्या करता हूँ, G1 इस तरह लिखूंगा, GME इसी तरह लिखूंगा, R1 की जगह क्या लिख दूंगा, मैंने डेटा में लिखा था 2RE, क्योंकि हमारा जो रेडियस है अब वो कितना हो गया, डबल हो गया रेडियस ऑफ अर्थ के। सो ये देखें 2 जो है 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, RE के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पहले 2 का लगेगा और फिर RE का लगेगा, तो 2 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे ये हो जाएगा 4 और RE स्क्वायर इस तरह रहा। अब मैं ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको 1/4 करके अलग लिख दिया और ये बाकी टर्म पूरी एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दी। तो मेरे पास ये वैल्यू बन गया GME/RE² और शुरू में बन गया 1/4। तो ये जनरल टर्म में तो वैल्यू ये आ गई 1/4 टाइम्स। सो अब हमें पता है जनरल बात करेंगे कि इक्वेशन 1 जो थी उसमें ये पूरी वैल्यू जो थी वो बराबर थी G के। सो देखिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, G यानी GE भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना, बट ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमने क्योंकि शुरू में GE नहीं लिखा, इसको सिर्फ G लिखा है, ठीक है। सो हमने क्या किया, G1 इक्वल्स टू 1/4 GE लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/4 आप डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा और G की वैल्यू 9.8 होती है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ग्रेविटी निकल आई 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो पॉइंट है जहाँ पर यानी कि अगर आप अर्थ के रेडियस के जितना ऊपर चले जाएंगे तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 2.45 टाइम्स हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें आपको दोबारा वो कह रहा था 2 टाइम्स आप ऊपर चले जाए रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि इधर एक बार गए फिर दूसरी बार गए, तो टोटल देखें ये हो जाएगा RE प्लस RE प्लस RE, 3 टाइम्स ऑफ RE। इसका नाम हमने रख दिया R2। सो हम R2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, यानी G2 इक्वल्स टू GME/R2²। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसी तरह लिखा, R2 की जगह लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ RE, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब आपको पता है स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, RE के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर निकाला 9 आ गया। अब इसको मैं अलग करके 1/9 लिख दूंगा और ये पूरी टर्म GME/RE² इस तरीके से लिख दी। सो हम इक्वेशन 1 दोबारा यूज़ करेंगे, हमें पता है ये पूरे इक्वेशन 1 जो थी इसके बराबर थी G, यानी जिसको आप GE भी लिख सकते हैं नॉर्मली, बट बेहतर है आप G लिखें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप G लिख रहे हैं GE, क्योंकि G अंडरस्टूड होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ को स्मॉल G ही से रिप्रेजेंट करते हैं, GE लिख सकते हैं आप, बट बेहतर है सिर्फ G लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जनरली तो आंसर आ गया G2 इक्वल्स टू 1/9 टाइम्स ऑफ GE, बट हम 9.8 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पता चलेगा जो ग्रेविटी बच जाएगी उस पॉइंट पे जब डबल रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर चले जाएंगे आप, सो ग्रेविटी हो जाएगी 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम 6.6 में कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/2 द वैल्यू ऑफ दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। आपको कहता है आप बताइए कि कितने डिस्टेंस पे आप चले जाएं अर्थ के सेंटर से कि आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी है G वो कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए, यानी आधी हो जाए अब अर्थ सरफेस के मुकाबले में। जैसे आपको पता है अर्थ पे मिसाल 9.8 होती है, तो ये आपको कह रहा है 9.8 का हाफ हो जाए, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। एक पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी हाफ हो जाती है अर्थ की जगह, यानी अर्थ के जो ग्रेविटी उसके मुकाबले में हाफ हो जाएगी, तो आपको वो डिस्टेंस बताना है, यानी R बताना है। सो देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि G1 जो है, मान लीजिए हमने कहा जिस पॉइंट पर वो चली गई ग्रेविटी G, ज़मीन पे तो G होती है, बट हम मान लें किसी एक पॉइंट पे चली गई, मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर हम थे, यहाँ G होता था 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.38 एक्सपोनेंट 6 होता है। अब आपको कह रहा है ये किसी एक खास हाइट पे चला गया, रेडियस इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ पर इसकी जो ग्रेविटी वो कितनी हो जाती है, अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले में हाफ हो जाती है, हाफ का मतलब आधी हो जाती है। तो आपको बताना है ये कितनी हाइट पे यानी कितने डिस्टेंस पे मजीद गया, तो R1 यानी आपको फाइंड करना है, ठीक है। हमने बात की एक पॉइंट है ज़मीन से, हमने क्या किया, ज़मीन के रेडियस से कुछ ऊपर चलेगा डिस्टेंस पे, जहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेविटी की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आपको बताना है वो पॉइंट क्या होगा, यानी वो रेडियस जो था अब जो टोटल होगा वो कितना होगा।
तो देखिए हमें पता है जी का फॉर्मूला होता है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब हमें चूंकि रेडियस चाहिए तो मैंने इसको क्या किया, आर ई स्क्वायर को यहाँ से डिवाइड करा था, वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जी वहाँ मल्टीप्लाई करेगा यहाँ कर डिवाइड करेगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह ये तो थी आर ई स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं इसको देखते हुए अगर R1 का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो बिल्कुल इस तरीके से मैं बना सकता हूँ कि हो जाएगा R1 का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई ओवर जी की जगह क्या आ जाएगा G1। क्यों? क्योंकि अगर हम R1 वाले पॉइंट की बात करें तो वहाँ ग्रेविटी G नहीं होगी, G1 होगी, जो हमने बताया कितनी होती है, हाफ होती है, हमें बताया गया है। सो देखिए मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा, R1 की जगह R1 लिखा, दोबारा जी एम ई ओवर G1 लिख दिया। अब जी एम ई इसी तरह लिखता है, G1 कितना था, हाफ ऑफ G, यानी अर्थ की ग्रेविटी से हाफ था। सो मैंने डिवीजन में क्या लिख दिया, 1/2 G। अब देखिए डिवीजन में 1/2 को जब आप मल्टीप्लिकेशन में सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाता है 2/1। सो हमने क्या किया, 1/2 डिवीजन में था, इसको जब डिवाइड को सिंपल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से तो ये 1/2 हो जाएगा 2/1, तो 2 बच जाएगा और बाकी टर्म ऐसे ही बच जाएगी। फिर आप इसको लिखेंगे 2 और आप फिर दोबारा बताएंगे, आपको याद आएगा कि ये जो पूरी इक्वेशन है इक्वेशन 1 के बराबर थी, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, आर ई के बराबर थी। सो हमने R1 स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू 2 लिखा और ये पूरी वैल्यू थी आर ई के स्क्वायर के। सो हमने इसको इसी तरीके से इक्वल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब आप ले लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, बट 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं कटेगा। सो जनरल फॉर्म में R1 का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ आर ई, या मैं इसको और आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1.414 होती है। तो ये वो डिस्टेंस है, यानी कि 1.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे अगर आप चले जाएं तो ग्रेविटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमें पता चला ये जो पॉइंट था, जो हमने कुछ हाइट बढ़ाई थी, वो था R1। वो क्या है, वो ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में 1.414 गुना ज़्यादा है। अगर आप ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ रेडियस ज़मीन के रेडियस से 1.414 टाइम ज़्यादा हो तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू खुद ब खुद कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। प्रॉब्लम है 6.9 जिसमें आपको कहता है अ वुमेन विथ अ मास ऑफ 45 kg, एक औरत है, एक खातून है जिनका वजन है 45 kg, स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर। एक एलिवेटर में, यानी आप आसान फॉर्म में समझ लीजिए एक लिफ्ट जिसको आप समझते हैं। एलिवेटर में जो है एक औरत है, एक खातून है जो खड़ी हुई है, इनका मास जो है 45 kg है। फिर कहता है द एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट करता है, यानी ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो उसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट वो कितना होता है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है एक औरत है जिसका मास 45 kg है, एक एलिवेटर में मौजूद है, एलिवेटर यानी लिफ्ट समझ लें आप, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको क्या करना है, आपको कहता है व्हाट इज द वुमेन्स वेट एज मेजर्ड बाय हर इन द एलिवेटर। आपको बताना है वुमेन यानी उस औरत का वजन क्या होगा एलिवेटर के अंदर। यानी देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्चुअल वेट, एक होता है एपरेंट वेट। क्या होता है अभी हम इसको समझेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं जो उसका वेट होगा, एपरेंट वेट जो होगा औरत का, वो इसके अंदर क्या होगा इस एलिवेटर के अंदर। सो देखिए हम बात करते हैं, डेटा हमें पता है, मास हमें गिवन है 45 kg, एक्सेलरेशन गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि ऊपर या नीचे कोई चीज़ मूव करती है, हम ग्रेविटी भी लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, वुमेन्स वेट। तो हमने इसको वेट नहीं लिखा, W1 लिख दिया। W1 क्या है इसको भी हम समझते हैं क्या होता है। देखिए हमें पता है कि अगर कोई भी एलिवेटर यानी कोई भी लिफ्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब जाती है तो दोनों केसेस अलग अलग होते हैं। तो हमने लिखा अगर एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है तो देखिए नीचे की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन जो भी आपका होगा उसमें से आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो W इक्वल टू mg होता है, W इक्वल टू mg, लेकिन g के साथ हमने क्या लिख दिया, a माइनस g, क्योंकि एलिवेटर नीचे की तरफ जब आएगा एक्सेलरेशन में से ग्रेविटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर इस तरह अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जमा कर देंगे, यानी W इक्वल टू mg होता है, mg के साथ साथ हम क्या करेंगे, m लिखेंगे, और चूंकि ऊपर या नीचे जा रहा तो a प्लस जी हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो a प्लस जी होगा, नीचे की तरफ आएगा तो a माइनस जी हो जाएगा W इक्वल टू mg के फॉर्मूले में। अब हम यहाँ बात करते हैं कि W1 और W क्या होता है। देखें W होता है एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इन एलिवेटर, ठीक है। नहीं, जो एलिवेटर में अगर कोई बॉडी होती है उसका जो एक्चुअल वेट है उसको तो हम W कहते हैं, बट W1 क्या होता है, ये वो वेट होता है जो एपरेंट वेट होता है। एपरेंट वेट का मतलब जब आपने नोट किया है आप किसी एलिवेटर में या लिफ्ट में जाते हैं, ऊपर जाते हुए आपको अलग महसूस होता है और नीचे आते हुए आपको अलग महसूस होता है। कभी आपने एलिवेटर में अगर ट्रैवल किया, एलिवेटर में आप गए हुए हो, यानी एलिवेटर में आपने जाके देखा हो, तो आप जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, यानी एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा अलग फील होता है, थोड़ा सा भारी फील होता है,
और जब नीचे की तरफ आ रही तो थोड़ा सा आपको लाइटर फील होता है, हल्का फील होता है। तो इसलिए ये होता है W1 एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब कंडीशन वाइज वेट में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको फील होती है। सो आपको वो वेट पूछा गया है जब वो एपरेंट वेट की बात कर रहा है। सो आपको पता है चूंकि अब आपके पास ये जो है एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ गया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एम ए प्लस जी, यानी W1 इक्वल टू एम ए प्लस जी। सो हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू लिखेंगे, ए 1.2 था प्लस जी की वैल्यू 9.8 थी, इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया। 11 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 495 न्यूटन वेट आ जाएगा। सो ये वो वेट होगा जो उनको फील होगा, इसको कहते हैं एपरेंट वेट।